दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमारे दो चैप्टर्स ऑलरेडी यूट्यूब चैनल हमारे पर आ चुके हैं। आप लोग उसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट 1 और प्लेलिस्ट 2 में जाके। ठीक है, एक प्लेलिस्ट है हमारी जिसमें हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और चैप्टर 2 में हमने पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया है। आज से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ये जो चैप्टर आपने 10th में पढ़ा था, आपको याद हो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था आपने क्लास 10th में, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी ही था, लेकिन वहां पर करंट नहीं लगाया था उन्होंने चैप्टर का नाम रखा था इलेक्ट्रिसिटी। तो समझ आ रहा है ना, ये 10th वाले से रिलेटेड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पर ऐसा नहीं है कि जो 10th में पढ़ा वो ही यहां पर आएगा, वो तो आएगा ही, साथ में हम और ज्यादा एक्सप्लेन करके चीजों को पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गया, पहले हमने पढ़ा था चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पोटेंशियल वाला, अब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर के अंदर पहले तो वही समझाया गया है कि हमने जो पहले स्टडी की थी चैप्टर 1 में, वो स्टडी ये वाली की थी, द फिजिक्स ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। हमने वहां पर चैप्टर 1 में जो भी स्टडी की थी, वहां पर हमने माना था कि जो हमारे चार्जेस हैं वो कैसे हैं, रेस्ट में है, यानी कि चलते नहीं है, चलते हैं एक जगह से दूसरे ट्रांसफर हो जाते हैं, पर ऐसे मूव नहीं करते, फ्लो नहीं करते। हम लोगों ने पढ़ा था चार्जेस एट रेस्ट, उसे बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए चैप्टर 1 का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो माइंड में क्लियर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम क्यों था, क्योंकि वहां हमने स्टडी की थी कि चार्जेस हमारे रेस्ट में है। फिर हमने देखा था चार्जेस कैसे वर्क कर रहे थे, पोटेंशियल निकाला था हमने वहां पे एक्सियल पॉइंट पर, डाइपोल, ये सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ी हुई थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, वो सेकंड पॉइंट में है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। जब इलेक्ट्रिक चार्ज आपका मोशन में हो, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा हो, तब हम कहते हैं उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ऐसे समझ लो, ये वाली बात कही गई है चैप्टर 1 के लिए और दूसरी वाली बात कही गई है चैप्टर 3 के लिए। दूसरी वाली बात की गई है चैप्टर 3 के लिए। ठीक है, ये दूसरी डेफिनेशन चैप्टर 3 के लिए 3 को डिफाइन कर रही है और चैप्टर 1 को डिफाइन कर रही है पहली वाली डेफिनेशन, यानी चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया मेरे भाई, हमने वहां क्या पढ़ा था, हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, यानी हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे वो चार्जेस को मोशन में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो सिंपल करंट का मीनिंग होता है फ्लो करना। जो ये करंट वर्ड होता है ना, करंट का मीनिंग ही होता है फ्लो करना। अब जहां पर भी करंट वर्ड आ जाए तो वहां मतलब बात आ जाती है फ्लो की। जैसे किसी ने बोला वाटर करंट, क्या बोला, वाटर करंट, तो अंडरस्टूड है वाटर का फ्लो होना, वाटर बह रहा है, वाटर करंट। किसी ने बोला एयर करंट, क्या बोला मेरे भाई, एयर करंट, एयर का फ्लो करना, तो समझ में आ गया। करंट वर्ड कुछ नहीं है, करंट वर्ड का मीनिंग तो सिंपल है फ्लो करना। अब जो इसके आगे नंबर लिखा हो, उसके आगे जो नाम लिखा होता है उस पर डिपेंड करता है बात किसकी है। अगर करंट एयर है तो एयर का फ्लो, करंट वाटर है तो वाटर का फ्लो, लेकिन यहाँ करंट के आगे क्या है, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक, तो नाम से क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो, यानी चार्ज की बात होगी। करंट वर्ड यहाँ भी है, करंट वर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, करंट के पहले वाटर है, करंट के पहले एयर है, करंट के पहले इलेक्ट्रिक है, यानी चार्ज का फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो माइंड में क्लियर हो गया कि भैया फ्लो होता है करंट का। अब फ्लो किसका होगा, तो उन्होंने बता दिया इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक की जब भी बात आती है वो चार्जेस के बारे में बात होती है, चार्ज का फ्लो। तो समझ लेते हैं, इफ टू बॉडी चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल। अब आप लोगों ने पोटेंशियल चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। पोटेंशियल होता था द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो एक पॉइंट का कोई पोटेंशियल है हाई पोटेंशियल, डिफरेंट पोटेंशियल कनेक्टेड टुगेदर बाय मींस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। ये कह रहा है कि दो बॉडीज जिनके डिफरेंट पोटेंशियल, एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल। आपको पता है कि किसी का भी हाई पोटेंशियल कब होगा, जब वहां पर चार्ज को लाने में ज्यादा वर्क करना पड़े। लो पोटेंशियल किसका होगा, जहां पर चार्ज को लाने में कम वर्क करना पड़े। तो ये वाली बात बोलना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास दो बॉडी हैं जिनका अलग अलग पोटेंशियल है, एक का हाई पोटेंशियल है, एक का लो पोटेंशियल। आपने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस ही वो वजह होती है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है, या ऐसे कह लो चार्ज का फ्लो करने के लिए हमें एक डिफरेंस की जरूरत होती है जिसे हम बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस में जो चार्ज फ्लो करता था वो किस तरीके से करता था, वो इस तरीके से करता था, जो भी हायर पोटेंशियल होता था वहां से चार्ज निकल के लोअर पोटेंशियल में जाता था, यानी चार्ज का फ्लो जो होता था वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता था, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता था। वही बात इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कही है।
कि जब भी आप उन्हें कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे, चार्जेस बिगन टू फ्लो, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। द चार्ज कंटिन्यू टू फ्लो, चार्ज कंटिन्यू फ्लो करता रहेगा टिल द पोटेंशियल्स ऑफ द टू बॉडीज बिकम इक्वल, यानी कि जो पोटेंशियल है दो बॉडीज का जब तक कि वो इक्वल ना हो जाए, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक चार्ज क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। कब तक? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, या कह लो सेम ना हो जाए। तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंशियल से चार्ज फ्लो कर रहा है, और कब तक चार्ज फ्लो कर रहा है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, और चार्ज का फ्लो हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो क्लियर है, माइंड में क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक करंट यानी कुछ फ्लो हो रहा है तो भैया हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में हो रहा है। अब बात करते हैं कि अगर कैलकुलेट करना हो कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, या कैलकुलेट करना हो कितना इलेक्ट्रिक करंट है, तो वो कैसे करेंगे? यहां तक नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब बोलेंगे क्वांटिटेटिवली, अगर क्वांटिटी निकालना है, क्वांटिटेटिवली का मतलब है कि अगर क्वांटिटी के टर्म में बात करनी है, इलेक्ट्रिक करंट कितना है, ज्यादा है, कम है, हाउ मच, तो क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी ये कह रहा है कि जो एरिया होता है, जैसे ये एरिया हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है परपेंडिकुलर टू एरिया, यानी आपका एरिया ये है मान लो, ठीक है। अब इस एरिया में से चार्ज फ्लो कर रहा है इस पेन की डायरेक्शन में, तो मैं कहूंगा कि परपेंडिकुलरली चार्ज फ्लो कर रहा है। किससे? एरिया से। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से परपेंडिकुलर चार्ज फ्लो कर रहा है, उससे हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में एक वर्ड आता है पर यूनिट टाइम, देखो ध्यान से। टू अ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस दैट पर यूनिट टाइम। ये वाली डेफिनेशन आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ी थी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सिर्फ यहां पर थोड़ा सा ये ऐड कर दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये वाली बात 10th में नहीं बोली थी, वहां सिंपली बोला था इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ क्या ऐड कर दिया कि जो आपका एरिया है जिसमें से ये करंट निकल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट ना कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है अक्रॉस एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर, फ्लो ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर है, वहां से जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग दैट एरिया पर यूनिट टाइम। उस एरिया में से पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो दो बातें हो गई, इलेक्ट्रिक करंट की एक डेफिनेशन हमने देखी, सिंपली इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक का फ्लो। हमने फिर क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक करंट को समझने की कोशिश की कि अगर क्वांटिटी के टर्म में बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है, इलेक्ट्रिक करंट कम है, इलेक्ट्रिक करंट कितना है, तो उन्होंने बता दिया चार्ज पर यूनिट टाइम। अब सपोज करो, तो अब देखो आगे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो चार्ज डेल्टा क्यू पास किया एरिया, कुछ पर्टिकुलर एरिया कहते हैं, जैसे कि ये एक एरिया है, ठीक है, इस वाले एरिया में से परपेंडिकुलर चार्ज फ्लो करेगा, साफ साफ दिख रहा है ये एक एरिया है, ये एरिया है, इसमें चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, तो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में? डी टी प्लस डेल्टा टी टाइम में हमारा क्या टी प्लस डेल्टा टी टाइम के अंदर चार्ज फ्लो किया, कितना? डेल्टा क्यूब चार्ज फ्लो किया। अब बात करते हैं, तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं क्वांटिटेटिवली कि हमारा कितना करंट होगा, यानी कि जो आई की वैल्यू है वो कितनी होगी, अमाउंट ऑफ करंट कितना होगा। तो आई कस टू क्या होता है? लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी नहीं है, ये जीरो आएगा यहाँ पर, ठीक है। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था? चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी जितना चार्ज फ्लो किया हमने बोला डेल्टा क्यू, जितने टाइम में फ्लो किया हमने बोला डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और लिमिट क्यों लगाई है? क्योंकि जो ये टाइम इंटरवल हमने लिया है वो बहुत छोटा सा लिया है, टी टेंस टू जीरो, ठीक है, बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल स्टडी कर रहे हैं। अब छोटे से चार्ज डेल्टा क्यू को क्या बोल सकते हैं? डी क्यू, और छोटे से टाइम डेल्टा टी को क्या बोल सकते हैं? डी टी। तो फॉर्मूला बन गया आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, लेकिन हमने लिमिट रखा रखी है डेल्टा टी टेंस टू जीरो। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। इफ द करंट इज स्टेडी और फिक्स्ड, अगर करंट हमारा स्टेडी है या फिक्स है कि भाई इतना ही चार्ज फ्लो कर रहा है कंटिन्यू, 10 कूलम का चार्ज फ्लो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, 10 कूलम का ही चार्ज फ्लो करता जा रहा है, ना बढ़ रहा ना घट रहा, तो इस केस के अंदर कह रहे हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि इसका मतलब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो टाइम के साथ नहीं बढ़ रहा। यानी कि बात बताओ,
अगर कभी ज़्यादा चार्ज फ्लो कर गया पर यूनिट टाइम में, कभी कम चार्ज फ्लो कर गया पर यूनिट टाइम में, तो तुम क्या कहोगे कि भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बदल गया, तो हम ये वाला मान है, ये वाला मान है। तो अगर आपका 10 कूलम का ही चार्ज फ्लो कर रहा है, 10 कूलम का ही चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आप किसी भी पॉइंट पर निकाल लो, आपको पर यूनिट टाइम में सेम चार्ज मिलेगा, पर यूनिट टाइम में सेम चार्ज मिलेगा, पर यूनिट टाइम में सेम चार्ज मिलेगा। तो फिर आपको लिमिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हम सिंपली क्या करते हैं, जो 10th में फॉर्मूला पढ़ा था, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्यू अपॉन टी। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब करंट हमारा कैसा हो, करंट इज या चार्ज इज स्टेडी, हमारा जो चार्ज है करंट है वो सेम हो, बिल्कुल फिक्स हो, उस केस में हमें कोई भी लिमिट नहीं लगानी पड़ती। हम सिंपली कहते हैं आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई ना मेरे भाई। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी कब लगा रहे हैं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी हम तब लगा रहे हैं जब हमारा जो ये चार्ज है वो कैसा है, फिक्स है, स्टेडी फ्लो कर रहा है, यानी ना तो चार्ज बढ़ रहा ना चार्ज घट रहा। लेकिन अगर इन केस चार्ज घट बढ़ रहा है, अब मान लो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आई इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, डी क्यू अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, और यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो लिमिट भी लेनी पड़ सकती है। ठीक है, टी लिमिट लेनी पड़ सकती है, लिमिट टी टेंस टू 0, डी क्यू अपॉन डी टी, यानी छोटा सा चार्ज पता करेंगे छोटे से टाइम के अंदर। तो ये वाली चीज तब है जब तुम्हारा करंट कम ज्यादा हो रहा हो। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी सीधा फॉर्मूला तब लगता है जब आपको जो चार्ज है वो फिक्स हो, बिल्कुल सेम चार्ज फ्लो कर रहा हो, किसी भी टाइम पर निकालो पर यूनिट टाइम में आपको सेम ही करंट मिलेगा। क्लियर है मेरे भाई। तो 10th में हमने ये वाला पढ़ा था, 12th में हम ये वाले वो करंट फोकस करेंगे कि डी क्यू अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि स्टार्टिंग में करंट कम था, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऐसे चार्ज पहले धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए इस वाले फॉर्मूले की बात होगी ना कि इस वाले फॉर्मूले की। 10th में सारी बातें इसी फॉर्मूले की हुई थी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्लियर मेरे भाई, आई होप आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं, वियर Q इज द चार्ज डेट फ्लो अक्रॉस द गिवन एरिया इन टाइम टी। वो तो सही बात है, जो Q है वो क्या है, जो Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज डेट फ्लो इन अ गिवन एरिया इन टाइम टी। आगे बढ़ते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, यानी आपको ये तो क्लियर हो गया कि करंट को क्वांटिटेटिवली कैसे डिफाइन करते हैं, यानी करंट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, यानी कि कैसे पता चलेगा करंट ज़्यादा है कि करंट कम है। तो बात आती है, अब अगर क्वांटिटेटिवली आपने डिफाइन कर दिया, क्वांटिटी आपने निकाल ली, तो कोई ना कोई इसकी यूनिट भी होगी। यानी कैसे बताओगे कितना करंट है, जैसे टाइम को बताते हो 5 सेकंड, 5 घंटे, 5 मिनट, मास को बताते हो केजी में, वॉल्यूम को बताते हो लीटर में, तो टाइम को कैसे बनाएंगे, तो उन्होंने बोला ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ठीक है, ये वाली बात आपने 10th में भी पढ़ी हुई थी, वहां से आपको याद होगी कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। यानी जैसे किसी ने बोला 10A, आप समझ जाओगे इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, किसी ने बोला 20A, आप समझ जाओगे इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये वाली बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट की। आगे बढ़ते हैं, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकेंड, अगर 1 कूलम का चार्ज क्रॉस कर जाए 1 सेकेंड के अंदर तो क्या होगा। एक काम करते हैं, फॉर्मूला पुट करके देख लेते हैं। अगर 1 कूलम का चार्ज यानी Q हो गया 1, अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो कर जाए, टाइम हो गया 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 से 1 कट गया, तो भाई मुझे तो दिख रहा है मेरा I इक्वल टू 1 एम्पियर आ जाएगा। I कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो कहने की बात यह है कि अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में कहीं से फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट का जो अमाउंट है, क्वांटिटिवली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 1 एम्पियर का है। 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट हम ये बात कब कहेंगे, जब हमें पता चल जाए कि 1 कूलम का ही चार्ज फ्लो किया है 1 सेकेंड में। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो वही वाली बात आ रही है, 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकेंड, देन द करंट थ्रू दैट एरिया इज 1 एम्पियर। तो उस एरिया में से हम बोलेंगे जो चार्ज फ्लो किया है वो कितना किया है, 1 एम्पियर का फ्लो किया है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये डेफिनेशन हो गई 1 एम्पियर की, या फिर ऐसे कह सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि क्या हमेशा ही एम्पियर यूज होगा, जैसे किलोमीटर को मीटर में भी बोलते हैं, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बोलते हैं, माइक्रोमीटर में बोलते हैं, मिलीमीटर में भी बोलते हैं, तो कन्वर्ट कर सकते हो। तो करंट को मोस्टली 2 चीज़ों में यूज किया जाता है, या तो कभी आता है मिली एम्पियर में करंट, तो याद रखना 1 मिली एम्पियर इक्वल होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। यानी कहने का मतलब है जब भी आपको मिली एम्पियर में कोई करंट दिया है और आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो 10 टू द पावर -3 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो कहीं लिखा है 10 मिली एम्पियर,
क्या लिखा है 10 मिली एम्पियर, लेकिन करंट की यूनिट तो एम्पियर होती है, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत ये पड़ेगी कि जो 10 मिली एम्पियर है उसको कन्वर्ट करना है हमें किस में, एम्पियर में, क्योंकि मिली एम्पियर यूज कर नहीं सकते, फिजिक्स के अंदर जितने फॉर्मूले यूज होते हैं वो एसआई यूनिट में यूज होते हैं, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो मिली एम्पियर को कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पियर में, तो इसीलिए समझाया है कि 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, तो 10⁻³ इंटू 10, ठीक है। अगर ये होता 20 मिली एम्पियर तो क्या करते हैं 10⁻³ इंटू 20, क्लियर है मेरे भाई। तो ये एक तरीका है जिसमें हमने मिली एम्पियर को कन्वर्ट कर दिया एम्पियर में। सेम माइक्रो एम्पियर के लिए अगर 1 माइक्रो एम्पियर की बात आए तो 10⁻⁶ एम्पियर का मल्टीप्लाई किया जाता है। किसी ने बोला 15 माइक्रो एम्पियर करंट है और हम चाहते हैं कि जो ये माइक्रो एम्पियर करंट है वो एम्पियर में कन्वर्ट हो जाए, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर को कन्वर्ट कर दो एम्पियर में। तो ये वाली बात थी कि किस तरीके से हम माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यूनिट कन्वर्जन समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे समझाया गया है कि द ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम इलेक्ट्रिक करंट वी कम अक्रॉस इन डेली लाइफ आर एस फॉलो, यानी डेली लाइफ के अंदर जो हम कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को देखेंगे कि इस जगह पर कितना करंट होता है। जैसे डोमेस्टिक अप्लायंसेज जो हमारी होती है उसमें ऑलमोस्ट 1 एम्पियर करंट लगभग यूज होता है, कम ज़्यादा चलेगा 1 एम्पियर के आसपास, जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज हैं। करंट कैरिड बाई लाइटिंग 10⁴ एम्पियर, जो बिजली कड़कती है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है 10⁴ एम्पियर। जो करंट इन अवर नर्व्स, हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व्स हैं उसके अंदर जो करंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, लेकिन होता जरूर है 10⁻⁻⁶ एम्पियर, 10⁻⁻⁶, या फिर कह सकता हूँ 1 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि देखो अभी भी पढ़ा कि 10⁻⁻�6 एम्पियर क्या होता है 1 माइक्रो एम्पियर, तो मैं कह सकता हूँ करंट इन अवर नर्व्स इज 1 माइक्रो एम्पियर। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक कोई डाउट, सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। आप लोगों को पता होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है डिफाइन करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन चाहिए होता है। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आ जाता है कि सर इलेक्ट्रिक करंट का तो एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है, आई इधर फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, कभी कहते हैं आई इधर फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का, आई यहाँ से फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का। सर यहाँ तो पर्टिकुलर डायरेक्शंस हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो भाई सिर्फ और सिर्फ वेक्टर को डिफाइन करने के लिए इतनी डेफिनेशन नहीं होती कि मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन चाहिए, ये छोटी क्लासेस के लिए डेफिनेशन थी। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए जरूरी है कि वो नॉर्मल एडिशन लॉ को फॉलो ना करे, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करे, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन डिफरेंट होता है। कहने का मतलब ये है सारी बात का कि जो वेक्टर होता है ना मेरे भाई, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के व्याप पर नहीं होता, और भी चीजें होती हैं जिनके बेसिस पे प्रूफ किया जाता है कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। वो छोटी क्लास की बात थी, अच्छा भैया डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं। लेकिन बड़ी क्लासेस में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए वेक्टर के कुछ लॉज हैं वो फॉलो होने चाहिए, अगर वो फॉलो कर रही है क्वांटिटी तो वेक्टर है वरना नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी क्यों है इलेक्ट्रिक करंट, तो सिंपली कहूंगा इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ये सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। जैसे यहां से करंट गया 2 एम्पियर, यहां से करंट गया 2 एम्पियर, ऐड होके हो गया 4 एम्पियर, तो 2 + 2 4 एम्पियर। लेकिन वेक्टर में इस तरीके से सिंपल ऐड नहीं होता, तो एंड हेंस प्रूव्ड कि भैया इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सिंपल जवाब है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ये सिंपल एडिशन की तरह होता है, सिर्फ डायरेक्शन होने से वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन जाएगा। तो याद रखना इस बात को, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब आगे इन्होंने बोला था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज एनालॉगस टू द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप, कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ करंट है किसी भी सर्किट के अंदर, वो एनालॉगस है यानी कि सिमिलर है किसके जैसा, फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप, जो पाइप के अंदर वाटर फ्लो करता है उसके जैसा। जैसे एक पाइप होता है, पाइप के अंदर जो वाटर फ्लो करता है ना, पाइप के अंदर जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो ये कहता है सेम उसी की तरह इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है। तो थोड़ा सा उस पाइपलाइन को समझ लेते हैं कैसे फ्लो करता है, ध्यान से समझना। इन्होंने यही तो बोला है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज एनालॉगस टू द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप। भाई एनालॉगस है कैसे, ध्यान से समझना। मान लो ये कोई एक बकेट है, ठीक है, यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ क्या भरा हुआ है मेरे भाई, पानी भरा हुआ है। किसी एक बंदे ने पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई,
और पाइपलाइन बिछा के क्या किया, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ कनेक्ट किया और यहाँ पर एक दूसरी पाइपलाइन है, दूसरी बकेट है जिसमें पानी कुछ अमाउंट का है, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से एक बात बताना, आप खुद बताओ, यहाँ से पानी यहाँ पे फ्लो कर जाएगा बड़े प्यार से, यहाँ तो कुछ चाहिए ही नहीं भाई, क्योंकि क्यों, हाइट डिफरेंस है भैया, पानी का तो नेचर ही ऐसा है कि ऊपर से नीचे तरफ फ्लो करता है, हाइट डिफरेंस हो तो यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से जो पानी निकलेगा वो बड़े ही प्यार से बड़े आराम से यहाँ से फ्लो करता हुआ जाएगा, यहाँ से फ्लो करता हुआ जाएगा और इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। लेकिन मजे की बात क्या है कि एक बात बताओ, यहाँ से कभी तो पानी खत्म होगा, यहाँ से पानी खत्म होगा तो क्या होगा, और हम चाहते हैं कि हमेशा ये फ्लो स्टेडी फ्लो बना रहे, यानी हमेशा ये फ्लो करता रहे वाटर। बात समझ में आ गई, कहना क्या चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे पानी है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पानी आए, तो तुमने कहा सिंपली कुछ नहीं है भाई, कनेक्ट कर दिया पाइप को, हाइट डिफरेंस है, पानी तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियसली फ्लो करेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी ना कभी तो एक ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो कैसे होगा, तो किसी ने आइडिया दिया, अगर ये पानी वापस वहाँ पहुँच जाए, मतलब हमारी कंडीशन है ये हमेशा फ्लो करता रहे, क्या करता रहे, हमेशा फ्लो करता रहे। हमेशा फ्लो करने के लिए क्या है, या तो यहाँ पे इन्फिनिट पानी कहीं से लाते रहो या फिर इसी पानी को वापस ऊपर पहुंचा दो, क्योंकि कंडीशन तो इतनी है यहाँ पर जो ये है ना वाटर, ये हमेशा फ्लो करता रहे, बस हम चाह रहे हैं बस ये फ्लो करता रहे। तो क्या करना पड़ेगा, एक पाइपलाइन और बिछानी पड़ेगी जो कि यहाँ से इस तरीके से जाएगी और इसके अंदर कनेक्ट होगी, ठीक है, जो कि यहाँ तक पानी को पहुँचाएगी। अब एक बात बताओ, यहाँ से पानी कैसे जाए, ये तो बात समझ आ गई कि यहाँ से पानी यहाँ आ सकता है क्योंकि भैया नेचर है पानी का, ना नेचर है पानी का फ्लो करना, फ्लो करेगा। लेकिन यहाँ से पानी यहाँ कैसे जाए, बात समझ में आई। तो जो भी वर्क करना पड़ेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक पानी को लाने में कोई काम ही नहीं करना, कुछ नहीं, बस कनेक्ट कर दिया, अपने आप पानी आता रहेगा, अपने आप पानी आता रहेगा। लेकिन इस पानी को यहाँ से यहाँ कैसे लेकर जाऊँ, ये अपने आप नहीं जाएगा, ऐसा तो कोई नेचर नहीं होता पानी का। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भैया मोटर लगानी पड़ती है घर में, तभी तो तुम्हारे घर में पहले पानी ऊपर जाता है मोटर से पानी की टंकी में, फिर वहां से धीरे धीरे फ्लो करता रहता है। वहां से फ्लो कराने में कोई काम नहीं करना पड़ता, वहां से फ्लो कराने में तो सीधा उसको खोलो, नल को खोलो, सीधा पानी मिलता है, क्योंकि वो वैसे ही फ्लो कर रहा होता है ऊपर से नीचे तरफ। लेकिन जब नीचे से ऊपर पानी जाना होता है, नीचे से ऊपर, तो भैया काम कराना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, जिसके लिए आप यूज करते हो मोटर को, इलेक्ट्रिक मोटर को। तो समझ में आ गया, करंट भी ऐसा ही है, करंट को यहां से यहां तक फ्लो कराने में कोई काम नहीं करना पड़ता, करंट को फ्लो कराने में, यहाँ से यहाँ तक काम कराने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन वापस पहुँचाने में बहुत वर्क करना पड़ता है। थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ, जैसे ये करंट की बैटरी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने माना पॉजिटिव टू नेगेटिव कोई चार्ज जा रहा है, और कैसा जा रहा है, प्लस क्यू चार्ज जा रहा है, कैसा जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, कैसा जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा तो काम ही नहीं करना, क्यों नहीं करना, पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो भैया वैसे ही ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा वैसे दूर चला जाएगा। जैसे पॉजिटिव यहाँ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पास आ जाएगा। लेकिन काम तो मेरे भाई बीच में करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज पे दो फोर्स लगेंगी, पॉजिटिव वाले के लिए नेगेटिव बोलेगा इधर आ जा, पॉजिटिव वाला बोलेगा, पॉजिटिव वाला भी इसे रिपेल करेगा, नेगेटिव वाला बोलेगा इधर आ जा। लेकिन इसे कहाँ पहुंचाना है, कैसे भी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकि ये कंटिन्यू फ्लो करता रहे। तो इसीलिए बोला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एनालॉगस है वाटर के फ्लो का। समझ आ गया कि ये वाला तो वाटर फ्लो करता रहेगा, लेकिन इस वाले वाटर को फ्लो कराने में वर्क करना पड़ेगा। और इस वाले वाटर को फ्लो कराने में वर्क इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब तक इस पानी को यहाँ नहीं पहुंचाओगे तब तक ये कंटिन्यू फ्लो बना नहीं रहेगा। अगर चाहते हो कंटिन्यू फ्लो बना रहे तो इसको भी ऊपर पहुंचाओ। तो सेम यहाँ पे चाहते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता रहे, चाहते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता रहे, चाहते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता रहे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव भी कैसे भी चार्ज को लाना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज को लाना पड़ेगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा ये रिपेल करेगा, पॉजिटिव इधर आएगा ये रिपेल करेगा, तो दिक्कत है। यही तो वर्क करना है, बाकी यहां तो आराम से फ्लो कर ही जाएगा। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट इज एनालॉगस टू द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टू मेंटेन, अब आगे बोला है टू मेंटेन स्टेडी करंट थ्रू द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर स्टेडी करंट को मेंटेन करने के लिए सम एक्सटर्नल डिवाइस मस्ट डू वर्क। जैसे कि आपके वाटर वाले केस में कौन एक्सटर्नल वर्क कर रहा था, इलेक्ट्रिक मोटर कर रही थी आपकी, वही तो पानी ऊपर भेज रही थी। तो यानी यहां से भी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट का स्टेडी चार्ज का फ्लो कराने के लिए, स्टेडी करंट को फ्लो कराने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल डिवाइस को यूज करना पड़ेगा जो वर्क कर सके। तो इन्होंने बोला एक्सटर्नल डिवाइस मस्ट डू वर्क
एट अ स्टडी रेट टू टेक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जाना पड़ेगा। यानी ये वाला चार्ज था, ये हाई पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो भैया चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। कौन करेगा? कोई एक्सटर्नल डिवाइस करेगी। तो इन्होंने बोला सच अ डिवाइस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसी डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF, विच मे बी एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रिक जनरेटर। और जो वो EMF है वो कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, मे बी इलेक्ट्रिक सेल हो या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर हो। क्लियर है? तो अब एक नया टर्म आ गया EMF। थोड़ा सा आइडिया दे दूं EMF क्या है। EMF वही है जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है, या EMF वही है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। तो कंफ्यूज ज्यादा मत होना, थोड़ा थोड़ा रिलेशन है। हम कहते थे ना कि चार्ज फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो पोटेंशियल डिफरेंस का ही नाम EMF है, बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी। क्लियर है? तो इन्होंने वही बोला कि चार्ज का स्टडी फ्लो कराना है तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क करने के लिए एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए। एक्सटर्नल डिवाइस क्या करेगी? EMF प्रोवाइड करेगी। एक्सटर्नल डिवाइस क्या हो सकती है? मे बी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और मे बी इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट पॉइंट, अ सोर्स ऑफ EMF ट्रांसफर पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी जो आपका काम था ना कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पॉजिटिव चार्ज को लेके जाना है, ये कौन करेगा? EMF करेगा। तो अ सोर्स ऑफ EMF, तो जो सोर्स ऑफ EMF है वो ट्रांसफर कर देगा पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक। एक बार आपका पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल आ गया, फिर तो इसको फ्लो करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, करते 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 ये फ्लो कर जाएगा। यानी यहां से यहां तक फ्लो करने में कोई दिक्कत नहीं है, सारा फ्लो तो अंदर का है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, डेट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियरली अ चार्ज फ्लो इन अ सर्किट इज एनालॉगस टू द वाटर फ्लो सर्किट, यानी इन्होंने कह दिया कि सेम वाटर फ्लो सर्किट की तरह इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो एनालॉगस है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारे कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए एक एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत है, या कह सकते हो सोर्स ऑफ EMF की जरूरत है जो कि EMF दे सके। अभी मैंने मोटा मोटा एक आइडिया दे दिया, EMF आपकी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही है। क्लियर है मेरे भाई? तो अपन नेक्स्ट इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो या कोई भी फीडबैक हो या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।